Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is me Asif Aman, your biology teacher. Students, as we are discussing the third line of defense, and as you know कि जो third line of defense है उसमें दो types आती हैं. One is called as the cell mediated immune response and the second one is called as the humoral immune response. Now students, पिछले लेक्चर में सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स में हमने बात की थी कि जब ये एंटीजन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करेगा तो उसके सामना होगा विद द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस. नाउ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में व्हाट वुड हैपन कि जो मैक्रोफेजेस हैं वो एंटीजेंस को एनगल्फ करेंगे, उनकी डिस्ट्रक्शन करेंगे और एंटीजेंस को प्रेजेंट करेंगे अपनी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर. तब हम उनको बोलेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. नाउ स्टूडेंट्स, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं वो एक्चुअली एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे टू द हेल्पर टी सेल. नाउ जो हेल्पर टी सेल है वो इंटरल्यूकिन्स को सिक्रीट करेगा और जो इंटरल्यूकिन्स हैं वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को मैसेज देंगी जिसकी वजह से सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा. और जो इंटरल्यूकिन्स हेल्पर टी सेल बना रही हैं वो बी सेल्स को भी एक्टिवेट करेंगी. एंड एज यू नो कि जो बी सेल्स हैं वो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स का एक कंपोनेंट है. सो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स को, जिसको आप दूसरा नाम दे सकते हो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है या ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? That this is actually an immune response which is mediated by, which is done by the B cells and the antibodies. Nowadays students, जब B cells और antibodies किसी भी एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेंगे, किसी भी इन्फेक्शन को रेजिस्ट करेंगे, so actually ये डिफेंस क्या कहलाएगा? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स है इसमें एक्चुअली बी सेल्स इन्वॉल्व है, एंटीबॉडीज इन्वॉल्व है और साथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व है. और ये तमाम की तमाम बी सेल्स ये सब्सटेंसेस लाइक एंटीबॉडीज और उसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रोटीन्स हैं ये एक्चुअली फाउंड कहां पे होती है, मौजूद कहां पे होती हैं? दे कैन बी फाउंड वेयर? दे कैन बी फाउंड इन द बॉडी फ्लूइड्स. नाउ जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनको ह्यूमोरल भी कहा जाता है, तो इस वजह से इस इम्यून रिस्पॉन्स का नाम है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे चूंकि आपके पास बी सेल्स इन्वॉल्व हैं और एंटीबॉडीज इन्वॉल्व हैं, सो व्हाट आर बी सेल्स? बी सेल्स एक्चुअली लिम्फोसाइट्स कहलाती हैं. ये क्या कहलाती हैं? लिम्फोसाइट्स कहलाती हैं. और लिम्फोसाइट्स जो है ये एक्चुअली लिम्फ में मौजूद होती हैं और लिम्फ आपके पास लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है जो कि टिश्यूज को नहलाता है, बाथ देता है, या हम कह सकते हैं टिश्यू के अंदर मौजूद जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको खत्म करने में हेल्प करता है. सो स्टूडेंट्स, जो बी सेल्स हैं इनकी डेवलपमेंट एक्चुअली कहां पे होती है? ये डिफरेंशिएट होते हैं, डेवलप होते हैं इन द बोन मैरो. एंड नाउ यू आर वेल अवेयर फ्रॉम द बोन मैरो दैट व्हाट इज बोन मैरो? Bone marrow is actually a spongy substance found inside the bone. Bone के अंदर जो spongy liquid, जो spongy substance होता है वो actually bone marrow कहलाता है, जिसकी डिटेल हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं. और ये जो बी सेल्स हैं इनकी सरफेस के ऊपर कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि एज ए रिसेप्टर काम करती हैं और वो क्या कहलाती हैं? They are called as BCRs and BCRs are B cell receptors. Nowadays students, ये जो B cell receptors हैं ये एक्चुअली काम करती हैं किस चीज के तौर पे? They work as ID tags. They work as what? As ID tags. For example, आप किसी भी स्टोर में जाते हैं, वहां पे आपको शॉपिंग करनी है, कपड़े खरीदने हैं, जूते खरीदने हैं. जो भी आप खरीदते हो उसके ऊपर एक कार्ड लगा होता है, एक टैग लगा होता है, एक नंबर होता है जिसमें उस आइटम की तमाम डिटेल्स हैं, उसकी प्राइसेस मौजूद है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग मौजूद है. वो एक्चुअली एक आईडी टैग है. इसी तरह हमारा जो NIC कार्ड है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, वो हमारा एक टैग है जिससे हमारी पहचान है. इसी तरह जो बी सेल्स हैं उनके ऊपर जो ये रिसेप्टर्स हैं ये एक्चुअली एज अ आईडी टैग काम करती हैं ताकि एंटीजेंस को पहचाने. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो बी सेल्स हैं ये बहुत लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होती हैं और याद ये रखना है
कि जो बी सेल्स हैं उनके ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं वो स्पेसिफिक होते हैं स्पेसिफिक एंटीजेंस के लिए। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजेंस हैं, सो उसके लिए 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बी सेल्स होंगे, और वो बी सेल्स एक दूसरे से डिफर क्यों करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ द BCRs व्हिच आर बी सेल्स रिसेप्टर्स, और ये एज अ आईडी टैग काम करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो बी सेल है ये कैसे हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? सो स्टेप बाय स्टेप इसको देखने के लिए जाते हैं टू द सेकंड पार्ट ऑफ द बोर्ड। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द बी सेल्स? जो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स है इसका स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म कैसा है? सो याद ये रखना है कि सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है वो एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे, किसको? टू दी हेल्पर टी सेल। नाउ यहां पे सवाल ये आता है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन है? सो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में आपको याद रखना है कि मैक्रोफेजेस और साथ में डेंड्राइटिक सेल्स जो हैं ये एक्चुअली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। सो ये सेल्स एंटीजन को प्रेजेंट करेंगी, पेश करेंगी, किसके लिए? टू दी हेल्पर टी सेल। जैसे कि हमारे पास जब चोर पकड़े जाते हैं या जराइम पेशा अफराद पकड़े जाते हैं तो उनको जज के सामने पेश किया जाता है, और पेश कौन करता है? पुलिस करती है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो डेंड्राइटिक सेल्स हैं और मैक्रोफेजेस हैं ये हमारी बॉडी की पुलिस है जो कि एंटीजन को प्रेजेंट करेगी टू द हेल्पर टी सेल। अब जो हेल्पर टी सेल है वो एज जज के तौर पे काम करेगा, वो अहकामात जारी करेगा। सो ये हेल्पर टी सेल जो है ये एक्टिवेट करेगा किनको? बी सेल्स को। कैसे? थ्रू इंटरल्यूकिन 2। थ्रू व्हाट? थ्रू इंटरल्यूकिन 2। जो इंटरल्यूकिन 1 है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करेगा, जबकि इंटरल्यूकिन 2 जो है वो एक्चुअली एक्टिवेट करेगा किसको? बी सेल्स को। सो व्हाट वुड हैपन कि जैसे ही एंटीजन बी सेल को प्रेजेंट होगा, सो ये बी सेल डिफरेंशिएट होगा, डेवलप होगा दो टाइप ऑफ सेल में, जिसमें एक टाइप ऑफ सेल को हम बोलते हैं प्लाज्मा क्लोन सेल्स और दूसरे टाइप ऑफ सेल को बोलते हैं मेमोरी बी सेल्स। नाउ जो ये प्लाज्मा क्लोन सेल्स है, जब इनको एंटीजन प्रेजेंट किया जाता है और ये एक्टिवेट हो जाते हैं, सो ये प्लाज्मा क्लोन सेल्स क्या करते हैं? दे सीक्रेट अ बल्क ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का एक बहुत बड़ा मजमुआ, एक बहुत बड़ा जमघट्टा जो है ये बनाते हैं और ब्लड में भेजते जाते हैं, और हम कह सकते हैं कि इनकी तादाद कितने में होती है? इट इज व्हाट? इन मिलियंस। लाखों की, करोड़ों की तादाद में आपके पास ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, और ये ब्लड में जाते हैं, ब्लड से लिम्फ में जाते हैं, और जहां जहां भी इनको अपना टारगेट मिलेगा वहां पे ये हिट करेंगी, उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेंगी। वजह क्यों है? क्योंकि जो एंटीजन बी सेल को मिलेगा, बी सेल उसी एंटीजन के मुताबिक एंटीबॉडी बनाएगा। सो एंटीबॉडी नाउ आर स्पेसिफिक टू द एंटीजन्स, सो they will start the destruction of the antigen। अब ये डिस्ट्रक्शन कैसे होगी उसके लिए हम एंटीबॉडीज की डिटेल में जाएंगे, जो कि इसी लेक्चर के थर्ड बोर्ड में एक्सप्लेन हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, जो बी सेल्स हैं जब वो प्लाज्मा क्लोन सेल्स में डेवलप होंगे जो कि मिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज बनाएंगे, साथ में कुछ जो बी सेल्स हैं वो डेवलप होंगे इनटू द मेमोरी बी सेल। Now students, what is memory? memory का मतलब है याददाश्त। सो ये एक्चुअली वो बी सेल्स होंगे जो कि उस एंटीजन को याद रखेंगे कि अगर वो एंटीजन हफ्ते बाद, दिन बाद, साल बाद, महीने बाद, हर एक एंटीजन के लिए टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट होता है। सो जब वो एंटीजन दोबारा अटैक करेगा हमारी बॉडी पे तो क्या होगा? सो एंटीजन जब दोबारा आएगा तो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स इस स्टेप से स्टार्ट नहीं होगा। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स बिल्कुल यहां से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? ऑलरेडी मेमोरी बी सेल्स मौजूद हैं, वो एंटीजन्स को पहचान जाएंगी, और ये मेमोरी बी सेल्स जो है ये डेवलप होंगी दोबारा से प्लाज्मा क्लोन सेल में। सो मेमोरी बी सेल दोबारा से डेवलप होगा प्लाज्मा क्लोन सेल में, वो एंटीबॉडीज बनाएगा, एंटीजन डिस्ट्रॉय होगा, और कुछ मेमोरी बी सेल्स रह जाएंगे
जो कि दोबारा से तीसरी बार अगर एंटीजन आता है तो यही प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होगा। सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास मैकेनिज्म है मरहलावार स्टेप बाय स्टेप ऑफ द ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स will present the antigen to the helper T cells, and the helper T cells will activate the B cells through interleukin 2. Now, because of the interleukin 2, the B cells will activate and it will develop into the plasma clone cells and the memory B cells. The plasma clone cells will produce a bulk, millions of antibodies, and the memory B cell will remember the antigen, and if the antigens अगेन हिट्स द बॉडी, अगर एंटीजन दोबारा आता है सो मेमोरी बी सेल्स के पास तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होगी और वो दोबारा से प्लाज्मा क्लोन सेल में डेवलप होगा जो कि एंटीबॉडीज बनाएगा और एंटीजन को तीसरी बार अटैक होने के लिए भी उसको याद रखेगा। सो स्टूडेंट्स, दुश्मन को कभी भूलना नहीं चाहिए। सो हमारी बॉडी के जो मेमोरी बी सेल्स है और टी मेमोरी सेल्स जो है वो भी अपने दुश्मन को एंटीजन को हमेशा याद रखते हैं। So dear students, now question आता है that what are antibodies? So antibodies की details पे जाते हैं। So let's move on to the third part of the board. So dear students, what are antibodies? Antibodies हमारे पास actually वो proteins हैं जो कि किसी एक specific, एक खास एंटीजन के खिलाफ बनती हैं और इनको बनाता कौन है? प्लाज्मा क्लोन सेल्स जो कि B cells हैं। So dear students, what are antibodies? Antibodies are actually the immune system related proteins हैं। ये वो proteins हैं जो कि immune system में आती हैं और एंटीजन को destroy करती हैं, and they can also be called as what? They can also be called as immunoglobulins। इनको हम दूसरा क्या नाम दे सकते हैं? immunoglobulins। और जो immunoglobulin है इसको आप symbolize करते हो, abbreviate करते हो with what? With capital I and small g. So dear students, immunology में आपको कहीं पे भी capital I और small g मिलेगा तो इससे मुराद immunoglobulins है और immunoglobulins actually क्या है? They are the antibodies. Now dear students, जो antibodies हैं इनकी shape कैसे है? That is the Y shape. That is what? Y shape, जैसे कि आपको यहाँ पे figure में Y shape नजर आ रही है। Now dear students, जो antibodies हैं जब ये proteins हैं और आप लोगों को पता है कि प्रोटीन्स बनी होती हैं फ्रॉम एमाइनो एसिड्स और एमाइनो एसिड्स आपस में अटैच होते हैं थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड्स, जिसके नतीजे में एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। नाउ जो एंटीबॉडीज हैं उनमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। सो दे आर एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ व्हाट? ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। सो स्टूडेंट्स, ये जो वाई शेप डायग्राम आपको नजर आ रही है इसमें हम कह सकते हैं ये जो पट्टी है this is first polypeptide chain, ये जो है this is a second polypeptide chain, ये red दोबारा से तीसरा जो है third polypeptide chain, and this is what? The fourth polypeptide chain. Now dear students, ये जो 4 की 4 polypeptide chains हैं ये actually 2 types की होती हैं। एक को हम बोलते हैं heavy chains और दूसरे को हम बोलते हैं light chains। तो इसका मतलब कि हैवी चेन्स कितनी है? ये भी 2 है और लाइट चेन्स कितनी है? ये भी 2 है, जिसमें आपके पास लेट्स सपोज ये जो सारे का सारा एरिया है दैट इज व्हाट? दैट इज द हैवी चेन। ये क्या है? सारे का सारा ये हैवी चेन है और उसके साथ साथ जो लाइट चेन है वो हमारे पास क्या है? ये वाला पोर्शन है जिसको मैं ब्लू से शेड कर रहा हूं। So dear students, we have what? We have 2 heavy chains and 2 light chains. Now dear students, याद ये रखना है कि हमारे पास जो दोनों के दोनों heavy chains हैं और जो light chains हैं इनमें फिर मजीद 2 हिस्से होते हैं। जो heavy chain है उसमें से एक हिस्सा एक्चुअली आपके पास जिसको यहाँ पे C से शो किया गया है, this is constant। ये constant रहता है, ये पक्का रहता है, ये change नहीं होता। जबकि इसी हैवी चेन की जो टिप है जिसको यहां पे मैंने V से शो किया है ये एक्चुअली क्या है? दिस इज वेरिएबल। सो इसका मतलब कि हैवी चेन जो कि 2 हैं उनकी जो टिप्स के ऊपर जो चेन्स हैं वो वेरिएबल है, वो चेंज होंगी, जिसकी वजह से एक एंटीबॉडी
दूसरे एंटीबॉडी से डिफरेंट होगी। इसी तरह अगर हम ये लाइट चेंज को देखते हैं जो कि आपको ब्लैक और ब्लू शेडेड में नजर आ रही हैं, इन लाइट चेंज में भी एक हिस्सा क्या है, वेरिएबल, जिसको डिनोट किया जा रहा है विद वी, और दूसरा हिस्सा क्या है, सी, जिसका मतलब है कांस्टेंट। सो यू शुड रिमेंबर दैट द एंटीबॉडीज कंसिस्ट ऑफ 4 polypeptide chains in which we have 2 heavy chains, 2 light chains. Now जो लाइट चेन्स हैं उनमें एमाइनो एसिड की तादाद तकरीबन 110 से लेकर 130 होती है। Now जो जितनी भी चेन्स हैं आपके पास, 2 हैवी चेन्स, 2 लाइट चेन, इनमें जो हर एक चेन है उसके मजीद 2 सेगमेंट्स हैं, वेरिएबल सेगमेंट्स एंड द कांस्टेंट सेगमेंट। नाउ जो वेरिएबल सेगमेंट है ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक एंटीजन, जबकि कांस्टेंट चेंज जो है ये इसकी बॉडी है जो कि वेरिएबल चेंज को संभाल के रखती है। नाउ से जो हमारे पास एंटीबॉडीज हैं ये डिफरेंट टाइप्स की हैं, जिनको क्लासिफाई हम करते हैं 5 मेन टाइप्स में, और वो कौन सी हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन एम एंड इम्यूनोग्लोबुलिन जी, जिसको आप सिंपली क्या बोल सकते हो, IgA, IgD, IgE, IgM एंड IgG। सो ये वो एंटीबॉडीज हैं जो कि हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं, और इनकी फिर सब टाइप्स हैं जिसकी वजह से एक एंटीबॉडी किसी भी एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होता है। नाउ से जब बी सेल्स एंटीबॉडीज को बनाते हैं, सो वो बी सेल्स एंटीजन को डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं, सो उसका जवाब है 4 तरीकों से एंटीबॉडीज किसी भी एंटीजन को, किसी भी बैक्टीरिया को, किसी भी टॉक्सिन को, किसी भी एक सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करती हैं। सो इनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो 4 तरीकों से है। जो फर्स्ट वन है आपके पास, दैट इज व्हाट, न्यूट्रलाइजिंग एन एंटीजन। न्यूट्रलाइजिंग एन एंटीजन, न्यूट्रलाइज का मतलब कि अगर कोई एक सब्सटेंस हार्मफुल है और उसके साथ कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल अटैच हो जाए जिसकी वजह से वो डिजीज कॉज नहीं कर सकेगा, वो बॉडी में मौजूद तो रहेगा लेकिन इनएक्टिव होगा, सो इसको न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। सो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एंटीजन, दैट एंटीजन्स जो हैं उनकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है। कैसे कि एंटीबॉडीज उनके साथ बाइंड करते हैं जिसकी वजह से इंफेक्शन रुक जाती है, और ये ज्यादातर किन के लिए होता है, टॉक्सिन्स के लिए होता है, लाइक जहर वगैरह होते हैं। सो अगर हम किसी भी इंसान में जब जहर डाला जाता है और उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, एंटीबॉडीज बनेंगी, सो वो एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ बाइंड करेंगी। जब एंटीजन के साथ बाइंड करेंगी तो एंटीजन जो है वो किसी भी सेल के ऊपर मौजूद जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ बाइंड नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से एंटीजन बॉडी में मौजूद तो रहेगा लेकिन वो डिजीज कॉज नहीं कर सकेगा। सो इसी बात से आपको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स याद आ जाने चाहिए कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या करते हैं कि वो एक्चुअली वो इनहिबिटर्स हैं जो कि एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिव साइट बंद हो जाती है और रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। सो एंजाइम मौजूद है लेकिन रिएक्शन नहीं होता, सो उसको न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंजाइम बोलेंगे। इसी तरह जो एंटीजन्स हैं, जो एंटीबॉडीज हैं, वो भी एंटीजन के साथ बाइंड करती हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। दूसरे किस तरीके से एंटीबॉडीज किसी भी एंटीजन की डिसइंफेक्शन करती हैं, उसको डिस्ट्रॉय करती हैं, एक्टिवेटिंग कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। जो एंटीबॉडीज हैं वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के टॉपिक को अगर आप डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें भी मैंने कहा था कि एक्चुअली जो एंटीबॉडीज हैं ये किसी एक सेल पे बाइंड करती हैं, उन एंटीबॉडीज के साथ एक स्पेसिफिक प्रोटीन बाइंड करती है जिसको फर्स्ट प्रोटीन बोलते हैं, उस फर्स्ट प्रोटीन के साथ सेकंड प्रोटीन बाइंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ, और जब यही प्रोटीन्स आपस में मिलती हैं सो वो किसी बैक्टीरिया के ऊपर एक सर्कल की फॉर्म में आती हैं, उसमें सुराख कर देती हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो एंटीबॉडीज कैन एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जिसके नतीजे में सेल लाइसिस होती है, सेल बर्स्टिंग होती है, कीमोटैक्सिस होती है कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यून सेल्स इन्फेक्शन वाली जगह पे अट्रैक्ट होते हैं, और इन्फ्लेमेशन, जो एंटीबॉडीज हैं ये इन्फ्लेमेशन भी कॉज करती हैं। कैसे
थ्रू द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर जो मैक्रोफेजेस हैं वो कुछ ऐसी प्रोटीन्स बनाती हैं जिसकी वजह से दर्द होती है, जलन होती है, सूजन होती है, बुखार होता है। सो हमें पता चल जाता है कि फलां जगह पे प्रॉब्लम मौजूद है, उसको हम ट्रीट करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। साथ में से जो एंटीबॉडीज है वो एक तीसरे तरीके से भी एंटीजन को डिस्ट्रॉय करती है, दैट इज व्हाट प्रिसिपिटेटिंग द एंटीजन्स। कैसे कि जब एक एंटीजन आता है जो एंटीबॉडीज है वो उस एंटीजन को घेर लेती हैं, उसको सराउंड कर लेती हैं, उसको क्रॉस लिंक कर लेती हैं, जिसकी वजह से जो मैक्रोफेजेस हैं उनको आसानी मिल हो जाती है और वो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, उनको एंटीजन को एंगल्फ करता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जब आप नवाला लेते हैं, रोटी लेते हैं और रोटी में आपने सालन को क्या कर दिया, कैद कर दिया है, और फिर उसको आप तो इसका मतलब कि जो सालन है उसको आपने रोटी में कवर करके अपनी बॉडी में ले गए हैं ताकि डाइजेशन कुछ अच्छी तरीके से हो सके। बाकी उसको आप एज सच ले भी सकते हो, बट सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जांपल दी। तो इस तरीके से एंटीजेंस क्या करते हैं, वो क्रॉस लिंक्ड हो जाते हैं बाय द एंटीबॉडीज, जिसके नतीजे में फैगोसाइटोसिस फैसिलिटेट होती है और एग्लूटिनेशन होती है। एग्लूटिनेशन का मतलब कि जो ये एंटीबॉडीज है उसको सराउंड कर लेती हैं, जिसकी वजह से बॉडी फ्लूइड्स के जरिए वो एंटीजन बाहर निकल जाता है। साथ में डियर स्टूडेंट्स जो एंटीबॉडीज हैं दे आल्सो फैसिलिटेट द फैगोसाइटोसिस, मतलब ये मैक्रोफेजेस की हेल्प करती हैं कि जब एंटीजन के साथ एंटीबॉडीज बाइंड करती हैं उन एंटीबॉडीज को मैक्रोफेजेस पहचानते हैं। जैसे मैक्रोफेजेस के साथ एंटीबॉडीज बाइंड करेंगी तो मैक्रोफेजेस के अंदर सेल सिग्नलिंग स्टार्ट होगी, सिग्नल ट्रांसडक्शन स्टार्ट होगी। मैक्रोफेज समझ जाएगा कि एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ बिला वजह अटैच नहीं हुआ है, ये एक्चुअली हार्मफुल है, उसको पकड़ के एनगल्फ करके डिस्ट्रॉय करेगा। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का सेकंड लेक्चर, जिसमें हमने ह्यूमरल इम्यून सिस्टम के बारे में बात की और एंटीबॉडीज के बारे में बात की। आई होप कि जो आज के टॉपिक है और जो इम्यूनिटी के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि ये टॉपिक आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे, बिकॉज इम्यूनिटी चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।